एपिसोड 138। आन्या, मेरी तरफ देखो, अरशद ने प्यार से कहा, लेकिन अनन्या ने उसकी तरफ नहीं देखा तो अरशद ने खुद ही अनन्या का फेस अपनी तरफ कर लिया। अनन्या की आंखों में आंसू थे जिन्हें उसने गिरने से रोक रखा था। अरशद की आंखों में देखते हुए उसने अपने होठ खींच लिए। उसके गाल पर अपनी उंगलियों के निशान देख अरशद का दिल बैठ गया। थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसमें सब ने बस अरशद का गुस्सा देखा था, पर असल में वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और पिछली रात जो हुआ था, अधीरा को देखकर जो अनन्या का रिएक्शन था, उसने अरशद उसकी जलन देख चुका था। कहीं ना कहीं उसे पूरा यकीन था अनन्या ने जानबूझकर अपनी रिंग उतारी थी। इसी गुस्से और डर में उसने उस पर हाथ उठा दिया, जो काफी हद तक गलत था। उसने कहा, आन्या, और चुप हो गया। गिल्ट उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अनन्या को थप्पड़ मारा था, यह इसलिए भी था क्योंकि वो सही वक्त पर अनन्या के पास नहीं पहुंच पाया था। कुछ पल रुककर उसने दोबारा कहा, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, अब से हम साथ रहेंगे। यह सुनते ही अनन्या अरशद की गोद से उतर गई और नाराज लहजे में बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस वक्त तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। यह कहकर अनन्या विंडो से बाहर देखने लगी। उसने अरशद का रिएक्शन नहीं देखा। शायद वो कुछ समय अपनी लाइफ बिना किसी बाउंड्री के साथ जीना चाहती थी। विंडो से बाहर देखते हुए उसने सोचा, वेरी गुड अनन्या, बिल्कुल ऐसे ही अपनी बात अरशद के सामने रखा कर। अरशद को क्या लगता है हर वक्त उसी की मनमानी चलेगी? बिल्कुल नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगते। हाँ, नहीं तो सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। मन ही मन सोचते हुए अनन्या अपनी गर्दन हिलाए जा रही थी, साथ ही उसके एक्सप्रेशन भी पल पल बदल रहे थे। अरशद की नजरें एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हटी। वह मुस्कुरा रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, कार के ओनर ने कार 3 महीने पहले ही बेच दी थी। ज़्यादा पैसे मिलने पर उसने कार की रजिस्ट्री ट्रांसफ़र नहीं करवाई। और तो और उसे उस आदमी का नाम और चेहरा भी नहीं पता जिसे उसने कार बेची थी। कह रहा है उसने पॉल्यूशन मास्क पहना था। यह सुनने के बाद अरशद सामने वाले को जवाब में कुछ बोलने जा रहा था, तभी उसने देखा अनन्या तिरछी नजरों से उसे ही देख रही है। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो कॉल पर हो रही बात को सुनने की कोशिश कर रही है। वो शुरू से शैतान थी, लेकिन कभी उसने कॉल पर हो रही बात सुनने की कोशिश नहीं की थी। कुछ समझते हुए अरशद ने कहा, वो वही थी, उसे ढूंढो, कार के ओनर का पता भी जल्द चल जाएगा। कहकर अरशद ने कॉल रख दिया। अर्जुन बजाज की कार टायर कुछ दूर जाकर पंचर हो गया था। क्योंकि अरशद के आदमी उसका पीछा करने लगे थे, इसलिए उसने कार सड़क पर ही छोड़ दी और खुद वहां से चला गया। ऐसा करना उसके लिए सहज इसलिए भी था क्योंकि कार उसके नाम पर नहीं थी। वहीं अरशद के फोन रखते ही अनन्या ने नजरें बचाते हुए पार्टीशन हटाया और श्याम से बोली, अंकल, और कितना समय लगेगा विला पहुंचने में? श्याम ने जवाब देते हुए कहा, बस कुछ समय और। यह सुनकर अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया और आपस से विंडो के बाहर देखने लगी। जल्द ही वो डेस्टिनी विला आ गए। पूरे 3 साल बाद अपने घर को अपनी आंखों के सामने देख अनन्या की खुशी उसके कान छूने को थी। अभी कार पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी। अनन्या ने दरवाजा खोला और कार से बाहर उतर गई। उसकी इस लापरवाही को देखते हुए अरशद की आंखें छोटी हो गई। वहीं अनन्या के लिए यह विला और यहाँ सालों से काम करने वाले लोगों से एक अलग ही लगाव था। 3 साल बाद भी पुराने चेहरे देखे जा सकते थे। अनन्या ट्रेन की रफ्तार से विला के अंदर आई और बुलेट ट्रेन की स्पीड से वो 2nd फ्लोर पर भाग गई। लिविंग रूम में बैठा हर कोई उसे देखते हुए बस पलकें झपका सकता था। सीढ़ियों की तरफ देखते हुए डेनियल अपने आप से कहा, इसे क्या हुआ? क्या बॉस ने इसे डांटा? ये डरी हुई थी? नहीं, मैंने उसे हंसते हुए देखा, वो खुश थी, रघुवीर ने कहा, और दोनों फिर सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। उन्होंने अनन्या की ऐसी एंट्री इमेजिन नहीं की थी। जहाँ तक वो उसे समझते थे, इस वक्त अनन्या को डरे सही में होना चाहिए था। अगर वो बेहोश अरशद की बाहों में होती तब भी चलता, लेकिन वो खुश थी। यह बात उन्हें कुछ हजम नहीं हो रही थी। वंश और अयान जी ने कुछ चोटें आई थी। साध्वी ने उसकी ड्रेसिंग पूरी की। फिर वो सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं अनन्या से मिल सकती हूँ? जवाब देने से पहले रघुवीर और डेनियल ने उसे ऐसे देखा जैसे साध्वी ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी।
डेनियल ने कहा, बॉस को पसंद नहीं, कोई बाहर का सेकंड फ्लोर पर जाए, तुम यही इंतजार करो, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। रघुवीर ने साफ तौर पर साध्वी की बेइज्जती की थी। वंश और अयान खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। एम्बेरसमेंट और गुस्से से साध्वी का चेहरा लाल हो गया। उसे तो लगा था वंश और अयान ही बदतमीज है, लेकिन आज उसकी यह गलतफहमी भी दूर हो गई थी। अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए उसने वंश और अयान को घूरा। फिर रघुवीर की तरफ देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी, और वही सोफे पर बैठ गई। मुझे बाहर वाला कहा, जैसे खुद इसी परिवार का हिस्सा हो, और इन दोनों को देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं। गलती कर दी मैंने, ऑइंटमेंट की जगह मिर्ची का पाउडर लगाना चाहिए था, तब कहीं इनकी अकल ठिकाने आती। साध्वी मन ही मन रघुवीर, वंश, अयान को कोस रही थी। तभी उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ। जेठ को अपने पास देखकर वो डर से चीख उठी।